गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए आज के इस कंटेंट में हम महा मैराथन लेकर के चलेंगे और इसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित हर एक बिंदु को समझ लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का जीके में कोई समस्या न आए। तो याद रखिएगा, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और चूंकि यह सुपर फास्ट महा मैराथन की क्लास होगी इसीलिए हम फास्ट चलेंगे। अगर आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट लगती है तो आप अपने यूट्यूब से उसको स्लो कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन का क्रम क्या था। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, डेन और फिर क्या फ्रांसीसी। यानी कहने का मतलब है सबसे अंत में हमारे यहाँ से फ्रांसीसी और पुर्तगाली गए थे, लेकिन आए सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली। पूछा जाएगा सबसे अंत में कौन आए थे, तो फ्रांसीसी। सबसे शुरू में कौन आए थे? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों के ठीक बाद में कौन सा आया, तो वो जो है वह आपके पास डच। और सबसे पहले यहाँ से जाने वाले व्यक्ति जो कंपनियाँ थी वो डच की कंपनियाँ थी, जिन्होंने अपने सभी चीज़ें जो है दूसरे को दे करके चली गई थी। वह प्रथम पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, तो वह प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, तो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1948 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह के समुद्र तट पर उतारा वास्को डी गामा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको याद रखना है कि 1498 में फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने दिनों की यात्रा के बाद ये पहुंचा था। अगला है वास्को डी गामा का प्रथम दर्शक कौन था, तो वास्को डी गामा का प्रथम दर्शक अर्थात अब्दुल मजीक, यहाँ पर अब्दुल मनीक लिखा गया है, याद रखेंगे। उसका नाविक भी था। आगे क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों में के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्यों में अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर महा मैराथन, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट जिससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनने के आसार बनते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य यानी कंपनी को क्या नाम दिया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा अपने सामुद्रिक साम्राज्य कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो सही आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी, तो भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों हम इस वीडियो में रखेंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो जाए। पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा ने राजधानी को कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, तो पुर्तगाली वायसराय जिसका नाम था नीनू डी कुन्हा, वो राजधानी को कोचीन से जो है वो स्थानांतरित कर दिया था गोवा में। और याद रखिए पुर्तगाली गोवा से सबसे अंत में गए भी हैं। आगे बढ़ते चलते हैं कि भारतीय एवं अरबी जहाज़ों के कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। यह पद्धति को क्या कहा जाता है, इसको कार्टेज अरमेडा पद्धति के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि कार्टेज प्राप्त अरबी एवं भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो काली मिर्च और ये गोला बारूद जो है कार्टेज प्राप्त अरब एवं भारतीय जहाज़ों को ले जाने की अनुमति नहीं थी। आगे प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगालियों के द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री जहाज के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को क्या कहता था, इसको हम लोग काफिला प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि पुर्तगाली, एक बार फिर से ध्यान देंगे, पुर्तगालियों के द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारों के जहाज़ों के समुद्री जहाज को दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देना पड़ता था। इस व्यवस्था को जो है काफिला प्रणाली के नाम से जानते थे। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे, सही आंसर है अल्फांसो डी सूजा के साथ। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे, अल्फांसो डी सूजा के साथ। गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का कब तक शासन रहा, तो 1961 ईस्वी तक गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली अपना शासन बनाए रखे थे। पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, तो सही आंसर है तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। पुर्तगालियों के मुख्यतः इन वस्तुओं की शुरुआती क्षेत्र श्रेय दिया जाता है। पुर्तगालियों के साथ भारत में किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों के साथ भारत में जिस स्थापत्य कला का शुरुआत हुआ, आगमन हुआ, उसको गोथिक स्थापत्य कला के नाम से जानेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय
पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में कब वापस चले गए? 1961 ईस्वी में। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक पुर्तगाल से संबंधित सभी बिंदुओं को कंप्लीट कर लिए हैं, डच से संबंधित बिंदुओं को देख लिया जाए। प्रश्न कहता है कि 1962 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे, पूछा जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछता है इसने भारत पर पूर्व के देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार इस कंपनी से प्राप्त किए थे? एक बार फिर से दोहरा लिया जाएगा मस्त से। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसने भारत एवं पूर्व के देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार इस कंपनी ने प्राप्त किया? तो इन देशों से व्यापार यानी कि आक्रमण और विजय करने की संबंधित बातें इनमें शामिल होती है। डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना सन 1605 ईस्वी में किस स्थान पर किया गया था? तो डचों के द्वारा भारत में सबसे पहला प्रथम कारखाना जो है 1605 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में है। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में सबसे पहले डचों ने अपना जो है भारत में प्रथम कारखाना 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। बिल्कुल आप लोग बढ़ते चलिएगा, हटने की आवश्यकता नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हम आपके लिए लेकर आए हैं। डचों द्वारा भारत से मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था? तो डचों के द्वारा भारत से मुख्य रूप से जिन चीज़ों का निर्यात किया जाता था उसे नील, अफीम, चावल, सोरा तथा सूती वस्त्र। तो याद रखेंगे, डच द्वारा जो भारत में मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था? तो सही आंसर इसका नील, अफीम, चावल, सोरा और सूती वस्त्र। मुख्य रूप से वो वस्त्रों के आदान प्रदान के लिए जाने जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा किस प्रसिद्ध युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया? एक बार फिर से समझ लीजिए, अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया? उसका नाम है बेदरा के युद्ध में। बेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। इसी में जो है अंग्रेज विजयी हुए और उन्होंने डचों को अपने से अलग कर दिया था। बेदरा का युद्ध के नाम से जाना है, 1759 ईस्वी में हुआ था। डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल में किस भगवान के चित्र वाले सोने की पैगोड़े सिक्के जारी किए थे? याद रखेंगे, डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल में किस भगवान के चित्र वाले सोने के पगोड़े सिक्के को जारी किया था? तो भगवान वेंकटेश्वर, जिनको विष्णु के नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेजों से संबंधित बिंदु देख लीजिए। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित सभी क्वेश्चंस आप इस महामैराथन में देख रहे हैं। प्रश्न है आपके पास, 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी? एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी? मर्चेंट एडवेंचर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार पत्र कब बंद कर दिया था? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के अधिकार जो है वह बंद कर दिया गया। वह समय था दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की अनुमति दिया तथा 400 की मनसब पर जागीर प्रदान किया था? यह है जहांगीर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार चार्ल्स द्वारा 1668 ईस्वी में मुंबई को इस पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। राजकुमार को यह कैसे प्राप्त हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगजो से विवाह के उपरांत उनको यह दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि 6 फरवरी 1613 ईस्वी में शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने एवं मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति किस शासक द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे, यह भी जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाले अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर के किस दरबार में जो सर टॉमस रो आया हुआ था? तो अजमेर वाली दरबार में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहां स्थापित हुआ था? तो दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित हुआ था। अंग्रेजों क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया? अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के राजा के मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन से किला स्थापित किया गया था? सही आंसर
आंसर है इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज किला स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 16 से 51 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? आगे फिर से देख लेते हैं। 16 से 51 ईस्वी में 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? शाह शुजा द्वारा यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जो होगा वो विलियम हेजेस होगा। यहाँ पर प्रथम गवर्नर नहीं कहा जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। मुगल सम्राट देखेंगे, मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब हुई थी? तो मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब हुआ था? 1686 ईस्वी में हुगली में उनकी भिड़ंत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कंपनी को कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? तो कंपनी को कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? इब्राहिम खां से। कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखा था? तो इसी का नाम जॉब चार्नक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? तो कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जो था सर चार्ल्स आयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप किस इंग्लिश कंपनी का जन्म हुआ था? एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आज के इस कंटेंट में है। प्रश्न है कि 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप किस इंग्लिश कंपनी का जन्म हुआ था? सही आंसर है ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कालांतर इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट में नई पुरानी कंपनियों को विलय के पश्चात क्या नाम दिया गया? प्रश्न है कि कालांतर इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट में नई व पुरानी कंपनियों को विलय से पश्चात क्या नाम दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? सही आंसर इसका डेनमार्क होगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे त्रंकोबार, तमिलनाडु में। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? तो त्रंकोबार, तमिलनाडु, 1620 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थापित डेनिश बस्तियां त्रंकोबार के अलावा सेरामपुर, पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप में भी सेरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती कब स्थापित किया था? सही आंसर है 1755 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहां पर प्रेस की स्थापना की गई? तो डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में जो प्रेस स्थापना किया गया था सेरामपुर में। किस युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने डेनिश जहाजों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया था? नेपोलियन युद्ध 1803 से 15 ईस्वी के बीच में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस युद्ध में डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया? किस युद्ध में डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया? सही आंसर है नेपोलियन युद्ध में। डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया था? 1845 ईस्वी में। याद रखेंगे डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती जो है सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया था? 1845, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते चलते हैं, फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित मुख्य बिंदु देख लेते हैं। आज के इस कंटेंट में महामैराथन में आप देख रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनी, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनने के ज्यादा आसार बनते हैं। प्रश्न है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब और किस नाम से की गई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में जिस नाम से की गई थी वह था कंपनी इन देश ओरिएंटल्स। इसको 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ओरिएंटलेस इसका राइट आंसर है।
फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना जो है 1668 ईस्वी में सूरत में किया गया था। कंपनी द्वारा पांडिचेरी किससे प्राप्त किया गया था? तो फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पांडिचेरी जो है वह वालीकुंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से प्राप्त किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 ईस्वी में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। देखिएगा प्रश्न को फिर से, डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 ईस्वी में पांडिचेरी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पांडिचेरी फ्रांसीसी को पुनः प्राप्त हो गया? उसका सही आंसर है रिजविक की संधि के माध्यम से। अगला प्रश्न है, फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट लुई का स्थापना पांडिचेरी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 3 युद्ध हुए, अंतिम युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, कर्नाटक का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। आगे बढ़ते चलते, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइस के नेतृत्व में फ्रांसीसो सेना ने किस युद्ध में पराजित कर दिया था? सही आंसर है सेंट थोमे के युद्ध में। आगे बढ़ते चलते हैं, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1740 ईस्वी में किस संधि के संपन्न से हुआ? जब होने पर भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। उसका नाम है अक्सला यानी कि सैफले नामक संधि के माध्यम से। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, प्रश्न है कि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा? प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा? सही आंसर है अंग्रेजों का अधिकार रहा है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रमुख कारण क्या था? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण कर्नाटक के नवाबी पद के विवाद का कारण था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों ने नवाब मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों ने नवाब मुजफ्फर जंग का साथ दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना इसका मुख्य कारण था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा आयरकूट। एक बार फिर से मिला लेते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व करने वाला जो है उनका नाम लाली था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई। इसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया? तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई, उसके बाद पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। वह समय था 16 जनवरी 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया गया था? फर्रुखसियर इसका नाम है। 1717 में किस मुगल सम्राट द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर फर्रुखसियर है। दोस्तों ये चूंकि रिपीट क्वेश्चंस है, फास्ट जो है रिवीजन क्लासेस है, यानी कि फास्ट रूप से वन लाइनर क्वेश्चंस है, इसलिए मुझे फास्ट जाना पड़ रहा है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में दस्तक से क्या तात्पर्य है? तो कर मुक्त व्यापार करने का परमिशन जो है दस्तक के नाम से जाना जाता था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार और कलकत्ता पर किस बार अधिकार कर लिया गया? क्रमशः मई 1756 और 15 जून 1756 को। आगे बढ़ते चलते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है रॉबर्ट क्लाइव है। आगे बढ़ते चलते हैं, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफर यानी कि बालतीफ खां और राय दुर्लभ। याद रखेंगे, एक से अधिक ऑप्शन वाला क्वेश्चन अगर आया तो ये तीनों को याद रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना? तो सही आंसर है मीर जाफर। 30 जून 1757 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर ने।
अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट किससे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है ल्यूक स्क्रैप्टन को जो है उसका नवाब रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ कर दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन करना प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते चलते हैं। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। 24 परगना जागीर को किस नाम से जाना जाता है? क्लाइव की जागीर भी इसे कही जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी सरकार, फिर से देखेंगे, अंग्रेजी सरकार के मीर जाफर को हटाने के बाद बंगाल का नया नवाब किसे बनाया गया? मीर कासिम को बनाया गया है। मीर कासिम और जो था ये एक ही है, और एक ही नहीं मतलब ये एक ससुर था और एक दामाद था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? मुंगेर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को किसके नियंत्रण में रखा था? सही आंसर है गुर्गिन खां यानी कि आर्मेनियाई के जो है संरक्षण में रखा था। आगे बढ़ते चलते हैं। मीर कासिम की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण से जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर किसे नवाब बनाया था? मीर जाफर को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों की सेना के बीच में जो है लड़ाई हुआ, और इसमें जो है हारने वाली जो टीम थी वह थी ये संयुक्त सेना, और अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। किस संधि ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी? तो याद रखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है शाह आलम उसने जो है सौंप दिया था शाह आलम ने। आगे बढ़ते चलते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि किन के मध्य में हुआ था? क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान की? बक्सर की युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान कर दी थी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 1765 ईस्वी में बंगाल नवाब मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने किसको बंगाल की नवाब बनाया था? एक बार फिर से देख लेते हैं। फरवरी 1765 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने किसको बंगाल का नवाब बनाया था? सही आंसर है उसके पुत्र नजमुद्दौला को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया? मई 1765 ईस्वी में फिर से वो बंगाल का गवर्नर बनकर आया। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ 1965 ईस्वी में माना जाता है। द्वैध शासन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? लियो कार्टिस, याद रखेंगे जनक बोला जा रहा है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन के मध्य में हुआ था? सही आंसर है क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी समय सरकार नहीं रही जो इतनी श्रेष्ठ, विश्वासघाती और लोभी हो जितनी कि भारत में कंपनी की सरकार। यह किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में। अंतिम नंबर क्वेश्चन आज का है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब पूछा जा रहा है, गवर्नर नहीं। तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। उम्मीद करते हैं कि आज के इस महामैराथन क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और आप समझ भी रहे होंगे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।